बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो अगर हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करें तो ये किस इतिहास का हिस्सा है? तो ये आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा है। लेकिन जो मुगल सम्राट पढ़ रहे हैं या मुगल वंश पढ़ रहे हैं, इस वंश की स्थापना हो चुकी थी मध्यकाल में या मध्यकालीन इतिहास में। मुगल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था बाबर। बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करता है। उसके पश्चात उसका पुत्र होता है जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं के बाद जो होगा वो होगा अकबर। अकबर के बाद जो होगा वो होगा जहांगीर और जहांगीर के बाद होगा शाहजहां और शाहजहां का जो पुत्र होगा वो होगा औरंगजेब। तो इस प्रकार से मध्यकाल में 6 मुगल बादशाह जो थे वो बड़े ही खतरनाक थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, वैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और वैसे ही उत्तरकालीन मुगल सम्राट अपना शासन स्थापित करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अगर बात करें तो बात है 1707 ईस्वी की। 1707 ईस्वी में किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसी साल क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसी साल क्या होगा? उत्तराधिकार का युद्ध होगा और उत्तराधिकार के युद्ध में क्या होता है कि सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, वह एक व्यक्ति का साथ देते हैं जिसका नाम था बहादुर शाह। इसलिए 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो जीत जाता है बहादुर शाह और बहादुर शाह जो है ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट का 7वां राजा बनेगा। कौन बनेगा? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह शासक कब बना? 1707 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन करता है या मुगल बादशाह बना रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें कि इसके ऊपर से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो इसके ऊपर पूछा जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या था। तो अगर अपन बात करें कि इसका जो पूर्व नाम था वो था मुअज्जम। इसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था या इसका एक और नाम था जिसे कहते हैं शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर के नाम से या मुअज्जम के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? तो वो जाना जाता था बहादुर शाह को। और इसका शासनकाल कब तक चलेगा दोस्तों? 1712 ईस्वी तक चलेगा। यही दो चीजें इसके बारे में हमें याद रखनी है। 1712 ईस्वी में एक नया व्यक्ति आ जाता है मुगल बादशाह जिसका नाम था जहांदार शाह। उस व्यक्ति का नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह दोस्तों इतना नालायक व्यक्ति था या इतना नालायक बादशाह था, इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक एक महिला को शासन में हस्तक्षेप करने को कह दिया। इसलिए इस व्यक्ति को मुगल वंश का लंपट मूर्ख कहते हैं। इसको कहा जाता है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो वो व्यक्ति था जहांदार शाह। 1 वर्ष ही शासनकाल कर पाता है क्योंकि इसको शासन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसकी जगह लाल कुमारी शासन कर रही थी। इसलिए इसको हटाकर एक नया शासक बनेगा 1713 ईस्वी में। उस व्यक्ति का नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो था दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो फर्रुखसियर उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों से घृणा करता था। दूसरे शासकों की बराबरी ना कर उनसे क्या करता था? घृणा रखता था या उनकी आलोचना करता था। इसलिए इस व्यक्ति को घृणित कायर कहा गया। घृणित कायर। अगर हम बात करें कि घृणित कायर किस व्यक्ति को कहा जाता था, तो वो कहा जाता था फर्रुखसियर को। और घृणित कायर किस वंश का था? तो मुगल वंश का घृणित कायर था फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल
13 ईस्वी से प्रारंभ होता है जो 1719 ईस्वी तक चलेगा। लेकिन 1719 ईस्वी में एक नया व्यक्ति आ जाएगा। 1719 ईस्वी में उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह मुगल वंश की राजगद्दी पर बैठता है या दिल्ली का बादशाह बनता है। लेकिन दोस्तों ये इनसे भी बढ़कर ये लोग बनी बनाई विरासत को बिगाड़ने में सबसे अव्वल दर्जे के व्यक्ति थे। क्यों थे? देखिए, एक लंपट मूर्ख है, एक घृणित कायर है। और अब इसकी बात सुनिए, ये व्यक्ति क्या करता था, सुंदर स्त्रियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था। सुंदर स्त्रियां इसको अच्छी लगती थी, इसलिए सुंदर स्त्रियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण ये व्यक्ति शेरो शायरी करने लग गया। और शेरो शायरी करने लग गया, चलते फिरते राज दरबार में हर व्यक्ति के सामने शेरो शायरी कर रहा है। और जब इस व्यक्ति की ऐसी कंडीशन प्रजा ने देखी या मुगल वंश ने देखी या दिल्ली ने देखी तो इसको नाम दे दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये एक कैसा बादशाह था? ये रंगीला बादशाह था। तो ध्यान दीजिएगा, एक से बढ़ के एक हैं जो मुगल वंश के पतन के मुख्य कारण भी बनेंगे। तो रंगीला बादशाह किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। कब दिल्ली का शासक बनेगा? तो 1719 ईस्वी में बनेगा। अब देखिएगा दोस्तों, मोहम्मद शाह की इन्हीं हरकतों की वजह से 1739 ईस्वी में एक देश है जिसका नाम है ईरान। इसी को पहले कहा जाता था फारस। ईरान या फारस जो हैं, यहां का एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह दोस्तों ईरान या फारस से आक्रमण कर देता है 1739 ईस्वी में। और कहां पर आक्रमण करेगा? तो ये 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करेगा। दिल्ली पर क्या करेगा? आक्रमण। और जब ये आक्रमण कर रहा है उस समय दिल्ली का मुगल वंश का बादशाह कौन? तो उस समय था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति था। इसको शेरो शायरी में ही इंटरेस्ट था, इसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, शासन राजपाट से कोई मतलब नहीं था। इसलिए दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने किया। कहां से आया था? तो ईरान से आया था। और कब किया था? तो 1739 ईस्वी में करता है। और आक्रमण करके दिल्ली से 70 करोड़ रुपए 70 करोड़ रुपए की धनराशि, साथ में तख्ते ताउस, इसी तख्ते ताउस को कहा जाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, इसी को कहा जाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन कहें या तख्ते ताउस कहें, लेकिन दोस्तों इसको बनाने वाला व्यक्ति था शाहजहां। शाहजहां ने अपने शासनकाल में तख्ते ताउस को बनाया था। और इसी तख्ते ताउस में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, इसी में क्या लगा था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसमें लगा था? तख्ते ताउस में लगा था। इसी तख्ते ताउस को लेकर 70 करोड़ रुपए की धनराशि को लेकर और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को लेकर कौन सा व्यक्ति चला गया? नादिर शाह। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नादिर शाह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन आक्रमण करता है और दिल्ली को खाली कर जाता है। लेकिन रंगीला बादशाह अपनी धुन में ही मस्त थे, उन्हें शेरो शायरी ही करना अच्छा लगता था। अगर बात करें तो इस व्यक्ति के बाद में दिल्ली में कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं था। लेकिन 1748 ईस्वी तक इस व्यक्ति का शासनकाल चलेगा। और 1748 ईस्वी में एक नया व्यक्ति आ जाएगा जिसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह का जो शासनकाल है ये 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक चलेगा। लेकिन 1754 ईस्वी में मुगल वंश का एक नया राजा बनेगा। उस व्यक्ति का नाम था आलमगीर सेकेंड के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति के समय की भी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हैं जिन्हें एग्जामिनर फोकस करके पूछे, इसलिए इसका शासनकाल 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक चलता है। लेकिन 1759 ईस्वी में एक नया राजा बनेगा जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। मुगल वंश का अगला
बादशाह बनेगा। और कब बनेगा? 1759 ईस्वी में। इस व्यक्ति का नाम एक और था जिसे कहा जाता था अली गौहर। अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था एक व्यक्ति को जिसका नाम था शाह आलम सेकेंड। अगर हम शाह आलम सेकेंड की बात करें या शाह आलम द्वितीय की बात करें तो इस व्यक्ति के समय पर मुगल वंश में दो घटनाएं होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहली तो ये कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का तृतीय युद्ध। ध्यान दीजिए दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी जो 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर लड़ेगा, लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल बादशाह के समय होता है? तो शाह आलम द्वितीय के समय होता है। और ये क्या होगा? एक युद्ध होगा। और कब होगा? तो 1761 में होगा। लेकिन कौन कौन लड़ेंगे? तो एक तरफ होगा अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ होगा अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ होगा जिस साम्राज्य का नाम है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य जो है, ये मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में होता है, उसके बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय जो रहेगा वो होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य की हार होती है। तो कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। अगर हम बात करें तो इसी शाह आलम के समय पर 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश कंपनी। तो दिल्ली पर क्या हुआ? आक्रमण हुआ। और आक्रमण होता है कब? तो 1803 ईस्वी में। और कौन सी कंपनी करती है या कौन सी सरकार करती है? तो ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और उसी समय से इस दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो कब्जा अब किसका हो चुका था? तो वो था ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। कब हो चुका था? तो 1803 ईस्वी में हुआ था। और किस पर कब्जा हो चुका था? दिल्ली पर हो चुका था। तो देखिएगा दोस्तों, 1526 से लेकर 1803 ईस्वी तक दिल्ली मुगलों के पास है। लेकिन अब दिल्ली किसके पास रहेगी? तो अब रहेगी दिल्ली ब्रिटिश सरकार के पास। और 1806 ईस्वी में इस व्यक्ति का शासनकाल जैसे ही समाप्त होता है, उसी समय 1806 ईस्वी में अकबर द्वितीय जो है ये दिल्ली का बादशाह बनेगा और दिल्ली पर मुगल वंश का बादशाह बनेगा। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति के समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि अकबर द्वितीय राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं, जो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके नाम के आगे जो राजा लगा है, जिन्हें हम कहते हैं राजा राम मोहन राय, वो किस व्यक्ति की वजह से लगा है? अकबर द्वितीय की वजह से लगा है, क्योंकि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। वो थे राम मोहन राय, लेकिन राजा किसकी वजह से बने? तो अकबर द्वितीय की वजह से बने। तो देखिएगा दोस्तों, अकबर द्वितीय के पश्चात 1837 ईस्वी में दिल्ली पर मुगल वंश की राजगद्दी पर एक नया शासक आएगा जिस व्यक्ति का नाम था बहादुर शाह जफर। अगर अपन बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था 1837 ईस्वी में। लेकिन उस समय 1837 ईस्वी से पहले ही 1803 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो दिल्ली पर कब्जा करके जो राजस्व था वो चला गया था ब्रिटिश कंपनी के पास। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सारा का सारा जो राजस्व वाला कार्य है वो करती थी। और मुगल वंश के जो बादशाह थे वो नाम मात्र के बादशाह थे, सिर्फ बादशाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठते थे, लेकिन गद्दी तो रही नहीं थी ना। गद्दी तो ले गया नादिर शाह ले गया, लेकिन ये नाम मात्र के बादशाह थे। तो देखिएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो हैं ये पेंशन पर जीवन यापन करते थे। बहादुर शाह जफर ब्रिटिश सरकार की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। मुगलों की इतनी दुर्गति हो गई थी कि इन्हें पेंशन पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतर्गत मुगल बादशाह होते हुए क्या कार्य करते हैं, तो जो दिल्ली का लाल किला है,
दिल्ली का जो लाल किला है, वो लाल किला दोस्तों किसने बनाया है? तो आपको पता है इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसको बनाने वाला व्यक्ति था शाहजहां। तो इसी लाल किले के अंतर्गत हीरा महल का निर्माण अगर कोई करवाता है तो वो करवाता है बहादुर शाह जफर। तो हीरा महल किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और हीरा महल कहाँ है? दिल्ली में लाल किले के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें तो इसी व्यक्ति के समय पर क्या होता है? बात है 1857 की। 1857 में पूरे देश में एक क्या होती है? क्रांति होती है। और क्रांति का जो केंद्र बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दिल्ली में, क्योंकि बहादुर शाह जफर ब्रिटिश सरकार से वैसे ही चिढ़े हुए थे। उन्हें क्योंकि पेंशन मिल रही थी, मुगलों का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनके पास में शासन सत्ता पूर्ण रूप से नहीं थी, क्योंकि पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब 1857 की क्रांति होती है उस समय दिल्ली को केंद्र बनाया जाता है। और केंद्र बनाया जाता है तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश के वह बादशाह हैं जो देश की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है या 1857 की क्रांति हो रही है उसमें भाग लेते हैं। तो कौन से व्यक्ति थे? बहादुर शाह जफर। अगर हम बात करें कि जो बहादुर शाह जफर हैं, इस व्यक्ति को क्या होता है? इनको दोस्तों जेल हुई। और जेल हुई कहां? रंगून जेल। इनको जेल भेज दिया गया था, रंगून जेल। तो याद रखें 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले मुगल बादशाह अगर कोई थे तो वो थे बहादुर शाह जफर। इस प्रकार से मुगल वंश 1526 ईस्वी से शुरू होकर 1857 ईस्वी तक शासनकाल करता है। और कहां पर? तो भारत में। और भारत में इनका जो केंद्र था या राजधानी बनाकर रखी थी वो रखी थी दिल्ली में। तो इस प्रकार से मुगल वंश का पतन होता है। लेकिन दोस्तों उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट रहे थे उसी समय पर दो व्यक्ति जिन्हें सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है, सैयद बंधु, एक थे हुसैन अली खां और एक थे अब्दुल्ला खां। इन दोनों को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। और इसी उत्तरकालीन मुगल सम्राट के समय हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की और अवध की स्थापना ईरानियों ने की। तो इस प्रकार से उत्तरकालीन मुगल सम्राटों ने भारत में शासन किया। और इसी प्रकार से 1857 की क्रांति में मुगलों का अंतिम रूप से पतन हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो काफी समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।